थी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर बवाल, मंदिर संपत्तियों पर सवाल। 2024 वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक पारा छा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए कानून में भविष्य में कई बदलाव किए जा सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को होगी, लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। राज्य गठन के बाद वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तर वक्फ बोर्ड को 2022 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक बोर्ड के लिए एक आवश्यक पदों की संरचना तक स्वीकृत नहीं हो सकी है। हैरानी की बात यह है कि राज्य में बोर्ड के अधीन 5,388 संपत्तियां, लेकिन इनका प्रबंधन सिर्फ कुछ कर्मचारियों के भरोसे किया जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का 5 अगस्त 2003 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होते समय बोर्ड को 2032 सुन्नी और 21 शिया वक्फ संपत्ति जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समय के साथ यह संख्या बढ़कर 2146 औकाफ हो गई और 5,388 संपत्तियों तक पहुंच चुकी, लेकिन इन संपत्तियों के रखरखाव, संरक्षण और सही उपयोग की जिम्मेदारी उठाने वाली कोई स्थायी ढांचा अब तक तैयार नहीं किया गया है। यही वजह है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की 2013 से जमीन संपत्ति 18 लाख एकड़ होती, अब ये आंकड़ा 2025 में 39 लाख तक पहुंच गया है। प्रदेश के मुख्य पुष्कर समी का मानना है कि अब वक्फ बिल पास होने और कानून बनने के बाद इसमें गरीब मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा। साथ ही अब सरकार प्रदेश में 5700 से ज्यादा परिसंपत्तियों की जांच के साथ उनकी भी को अच्छे कामों में लाया जाएगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को बोर्ड की संपत्तियों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जमीन पर हुए कब्जों को लेकर सरकार पर हाँ बोला है। अगर सरकार मुसलमानों की जमीन पर कार्रवाई कर रही है तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ मंदिर संपत्ति की कब्जाई गई जमीनों पर भी ध्यान दे और कार्रवाई करे, और चर्चा इसी पर करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सांसद में अमेंडमेंट बिल के पास होने पर विपक्ष द्वारा लगातार विरोध करने का कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब मुसलमान खुश हैं। पहले जहां जहां मोदी सरकार का लोग विरोध करते थे, वहां अब जमकर समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल पास होने और होने के बाद इसमें गरीब मुसलमान को उनका हक मिलेगा। बहुत से लोग जिन्होंने गरीबों के हक पर डाला, गरीबों की जमीनों को हथिया लिया, आज उन लोगों को इस बात से दर्द हो रहा है और वे लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं पर भी किसी की संपत्ति नहीं ली जा रही है, केवल गरीबों का हक दिया जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के धामी ने भी माना कि वक्फ संशोधन विधेयक से एक उम्मीद जगी है और मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। साथ ही संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। 2013 से 2025 के बीच 39 एकड़ हो गई और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस काम को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 51 से 57 के लगभग परिसंपत्तियाँ हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां भी इस प्रकार मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बने और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो
देश के काम आनी, प्रदेश के काम आनी चाहिए। देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जिसको उम्मीद का नाम दिया है, वो पास हो गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के चेहरे पर कमल जैसी मुस्कान खिली है। वो लोग जो कल तक हमारा पुतला दहन कर रहे थे, जब मैं उत्तराखंड आया तो जहां जहां पुतले दहन हुए मोदी सरकार के हमारे, वहां हमारी मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों ने आकर स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। गरीब मुसलमान खड़ा हो रहा है, उसकी उम्मीदें जाग गई हैं। उसको लग रहा है कि अब जो हमारा हक था वक्फ, वो हमें मिलेगा। ये यतीमों का हक था, सदके ज़कात खैरात का पैसा, बेवा बहनें, विधवा बहनें, यतीम बच्चे, वो बुजुर्ग जिन कोई नहीं है, हक था। लेकिन बैठा चंद अमीर, और उन अमीरों से गरीबों को लेकर इन गरीबों को दिया जाएगा। इस किसी मुसलमान से उसकी इबादत गाह, उसकी मस्जिद, उसका मदारिस, उसका कब्रगाह, उसकी खानका कोई नहीं छीनी जा रही। इन लकड़बग्गों से ली जाएगी वापस, जिन्होंने हजारों एकड़ के जो लोग बैठे। वही विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही है। क्या उस तरह से तमाम हिंद के प्रतिष्ठित संस्थानों की बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता कर रही है? या दरअसल मंगलौर गायक काजी निजामुद्दीन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया है, साथ ही उसके जरिए सरकार को घेरा है। आरोप लगाया कि बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लेने में समर्थ नहीं हुआ है। विधायक ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बीकेटीसी की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? यदि मामला न्यायालय में है तो क्यों इन मामलों की पैरवी ठीक तरीके से की जा रही? उन्होंने कहा, ये पूरे देश और दुनिया के लिए सुखद अनुभव होगा यदि बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्तियों को बीजेपी अतिक्रमण मुक्त करने में कामयाब रहेगी। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं, उस पर जो अवैध कब्जा है, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। 11 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। छोटे विषयों पर बुलडोजर चलता है, तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? अगर कहते हैं कि कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस है तो फिर सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है? तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत अच्छा लगेगा प्रदेश को, पूरी दुनिया को, जब ये मंदिर समिति की जमीनें कब्जा मुक्त होंगी और इसकी तरफ सरकार का, इनके मंदिर समिति की जमीन के जो अरबों रुपए की संपत्ति है, इसके प्रबंधन की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जब से वक्फ जन जागरण सुधारीकरण की ओर हम लोग बढ़े हैं, तब से इनके पेट में लगातार दर्द उठ रहा है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से वक्फ में इनकी सारी चोरियां पकड़ी गई हैं और इनके नेताओं द्वारा जितने भी जो घपले किए हुए हैं, जो घोटाले किए हुए हैं, वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसलिए इन तक ना आन चाहे, इसलिए पहले ही वक्फ का जो है विरोध करना शुरू कर दे। जहां तक बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं उनकी बात है, अगर कहीं पे भी सरकारी संपत्ति पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देशित किया है, कहीं पर भी हमारी संपत्ति पर, जो सरकारी संपत्ति है, अवैध अतिक्रमण होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट कर कांग्रेस करना चाहती है, कहाँ बीकेटीसी की बात कर रहे हैं और कहाँ वक्फ बोर्ड की। तो ये वक्फ जो अभी संशोधन बिल आया है, उसके तहत जो हमारे मुसलमान भाई, यतीम, बेवाएं और जो मजबूर या गरीब जो शोषित वर्ग है, उसके उत्थान के लिए हमने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की समिति एक चिंताजनक उदाहरण है कि कैसे संस्थागत ढांचे को पर्याप्त संस्थानों के काम करने को मजबूर किया जाता है। यदि राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने समय रहते आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की होती, तो वक्फ संपत्तियों का बेहतर रखरखाव, पारदर्शिता संभव हो सकती थी। अब की वक्फ कानून में संशोधन हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित न रहकर जमीन पर भी दिखेगा। सवाल अब यह है कि प्रदेश की सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे व निर्माणों को धामी सरकार माफियाओं के कब्जे से छुटाने में कामयाब होगी या
ये कहीं एक तरफा एक्शन तो नहीं जिसकी वजह से विपक्ष अब सरकार पर हमला बोले हुए है। उत्तराखंड रिपोर्ट। और सीधे आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 1498 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। आदर सहित प्रणाम। इस मंच पर एक शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समस्त सम्मानित जन सानिध्य में पदार्पण होने जा रहा है। यह पूरा मंच हृदय तक समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में आज के इस मानबेला झुंगिया मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के साथ स्वागत एवं हम सभी विकास से जुड़ने के लिए जिन आकांक्षाओं को अपने अर्जित करते हैं, उन सभी आकांक्षाओं को धरातल पर किस प्रकार से किया जाए, शिक्षा हो, भोजन हो, आवास हो, उद्योगों की तकनीकी से जोड़ने की बात हो, नई धारा को नए समाज के साथ जोड़ करके युवाओं को उनके पथ पर करने की, युवाओं को नई शिक्षा के द्वारा नई तकनीकी से साथ ही आने वाले समय में रोजगार के नए किया जा सके, इन प्रत्येक प्रकार की जनमानस आकांक्षाओं को उतारने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस मंच पर हो रहा है। खंड मंडलाकार। और फिर से हम अपने देवभूमि के दंगल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभा बधूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष सैनी है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। अरुण शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तो मैं प्रभा जी का रुख करूंगा। प्रभा जी, मुझे लगता है कांग्रेस विधायक ने बात तो सही की है कि अगर ये हो रहा है तो लगे हाथ ये भी काम कर दिया जाए कि जहां पर मंदिरों की जो ज़मीनें हैं उन पर भी बात कर ली जाए। और बात मुझे शमशी भाई की भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो लोग पुतला कहीं फुकवा रहे थे कांग्रेसी, वो जब मैं गया तो मेरा स्वागत किया गया कि आए हैं। पसमंदा मुसलमान खुश था इस फैसले से जब वो दिल्ली से उत्तराखंड आए। प्रभा जी। विशाल जी, सबसे पहले तो जो ये वक्फ अमेंडमेंट संशोधन विधेयक आया है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी। एक बड़ा कारण ये भी है कि ये जो एक्ट आया है, पहले राज्यसभा लोकसभा में विस्तृत इसकी चर्चा की गई, जेपीसी के प्रस्ताव सभी दलों ने मिलकर इस पे समर्थन दिया, चर्चा हुई। इसके बाद इन सब प्रक्रियाओं से होते हुए ये बिल पास हुआ, देश ने देखा है। देखो इसका दूसरी चीज ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही हम गए थे, उन्होंने इस समिति से मुस्लिम समुदाय से बातचीत की और उन्होंने कहा मैंने 5 साल तक खुद इनकी बोर्ड को समझा जाना कि एक्चुअली में ये बोर्ड जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा था, क्या उस के पूरी हो भी रही थी इस बोर्ड के माध्यम से या नहीं। तो ये हम सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि अगर ये अमेंडमेंट बिल आया है तो ये बहुत ही हम कहीं प्लानिंग से आया है। जो इसके असली हकदार है उनको, जो जिनके लिए गया था, क्या उनको फायदा पहुंच रहा था अभी तक। तो उन सब चीजों को देख के जब सरकार को ये लगा कि ये अल्पसंख्यक बोर्ड, ये जो वक्फ बोर्ड है, उसका फायदा जिस पर्पज से बनाया गया था वो तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमने उसमें क्या देखा कि जो 70 सालों तक जो पार्टी इसमें हमारे देश में काबिज थी, उसने वक्फ बोर्ड को इतने हम कहेंगे अधिकार दे दिए थे कि जो आज हम सबको पता है कि वो कहीं पर भी हाथ रख देते, चाहे वो स्कूल हो, संसद हो, किसी का घर हो, गांव के गांव
उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। तो ऐसा कैसा अधिकार था, ऐसा कैसा वो बोर्ड हो सकता है इस देश में? वो तो और अल्पसंख्यक मंत्रालय विशाल जी अलग से बना गया था, उससे भी इनको करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते थे हर साल। और ये किस बेस पे मांगते थे वहां से कि हम बोर्ड बनाया गया है मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम समाज के लिए बनाया गया, उनके लिए हम चैरिटी करते हैं, हम हॉस्पिटल बनवाते हैं, हम अनाथालय बनाते हैं, इसलिए आप हमें फंड दीजिए। तो देखिए इतना पैसा, इतनी संपत्तियां, लेकिन जब आज जांच हो रही है तो क्या ऐसा हमें एक भी अनाथालय मिला, एक भी स्कूल मिला, एक भी जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको कोई मदद की गई हो, जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए कुछ किया गया हो? आज भी रिकॉर्ड ऐसी चीजें सामने नहीं आ रही हैं। तो देखिए निश्चित चिंता उठता है कि ये कौन सा बोर्ड था। तो अब ये जो वक्फ बोर्ड आया है, अब इस जो संशोधन है उसमें यही तो कहा गया है कि मैनेजमेंट है वो सरकार भी देखेगा, उसमें सरकार के भी लोग होंगे, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? अगर कोई भी कुछ लोग मिलकर ट्रस्ट भी खोलते हैं तो उनका मकसद क्या होता है? मकसद अगर चैरिटी है और हम चैरिटी कर रहे हैं तो हमें उसको बताने में दिक्कत कहाँ है? जो आज इतने बड़ी बड़ी अफवाह देश में फैला रहा है, जगह जगह दंगे ये लोग करवा रहे हैं, लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं विशाल जी बताऊं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग भी नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल मुसलमान जो राजनीति की रोटियां सेक रहे थे अभी तक वक्फ की संपत्तियों से, उनको इस बोर्ड से ज्यादा परेशानी। तो ये जो हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं कि तुम्हारी ईदगाह, मस्जिद, तुम्हारे कब्रिस्तान ये वापस नहीं, सरकार इन पे कब्जा हो जाएगा, तो देखिए कितनी गलत बात है। जो ये लोग गरीबों मुसलमानों के रहनुमा बनते थे, उनको इस प्रकार भड़का के दंगे करवा रहे हैं। तो ये अराजकता का माहौल बनाना, इस प्रकार का सांप्रदायिक का राग अलापना, ये तो बहुत ही, मैं कहूंगी, शर्म की बात है। तो ऐसी पार्टियों से आप देश को आगे ले जाने की बात कैसे सोच सकते हैं हम लोग? लेकिन वो तो मैं तो ये कहूंगी धन्य हो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में मुझे एक बात बताइए ना प्रभा जी, एक बात और भी है ना, मैं आपको कहीं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस विधायक बैंगलोर से है उन्होंने कही, उस पर भी मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। जी विशाल जी, हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ उसी बात पे। तो विशाल जी पहले तो मैं यही कहूंगी कि अभी हम यही कहते हैं कि गलतियां करी है पिछली सरकार करी है और भयानक गलतियां करी हैं। अगर आज हम उनको नहीं सुधारेंगे तो कहते हैं ना कि जो 21वीं सदी की पीढ़ी है उसको 20वीं सदी की जो गलतियां हैं उनको नहीं हम उन पे डाल सकते। तो ये हमारी सरकार का दायित्व है और अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम निर्भीकता से ये काम कर रहे हैं। हमें किसी पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है इस देश में। पहले मुसलमान भाइयों को भड़काया जाता था कि भाजपा आपके अगेंस्ट है, ये आपका भला नहीं चाहती है, लेकिन आज सारी दुनिया को, मैं कहूंगी पूरे देश के सामने ये चीज सामने खुलकर आ गई है कि कौन किसका कितना हितैषी है। और हमारी सरकार का तो नारा ही यही है, सबका साथ सबका विकास। और हमने देखा है मोदी जी के नेतृत्व में कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो मकान देने की बात हो, शौचालय की बात हो, सिलेंडर की बात हो, कहीं कोई महिलाओं के हक में पैसे दे, कुछ भी उनको सहायता देने की बात हो, कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ। आपने जो ये मंदिर समितियों के अवैध कब्जे की बात कही है, तो आज ही मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है अवैध कब्जे हुए हैं, लेकिन जो बीकेटीसी की ये बात कर रहे हैं और जो बोर्ड में आप खुद देख लीजिए, दोनों में क्या कोई समानता आपको दिख रही है? इन दोनों में वहां पर जमीन पे कब्जा हुआ है, बिल्कुल। अगर वहां पे अवैध अतिक्रमण है तो हमारी धामी सरकार हो, चाहे मैं कहूंगी देश की, हम तो अवैध अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ हैं, जीरो टॉलरेंस है। और ये जो मैटर है अवैध अतिक्रमण का, ये कोर्ट में अभी है, उसमें जैसे ही फैसला आएगा वो अवैध अतिक्रमण वहां से हट जाएगा। तो कानून का पालन राज्य में सबको करना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और अगर वो अवैध पाई गई, जो कोर्ट में जिन्होंने भी याचिका लगाई हुई है या अवैध अतिक्रमण है, तो देखिए हम वो सरकार नहीं है कि जो कहते हैं ना कि कांग्रेसी सरकारें नहीं है कि शरिया को भी संविधान ऊपर रख दो। जब वो माननीय अदालत, जब तक उच्च न्यायालय से उसका फैसला आएगा तब तक हम फैसला इंतजार करना। देखिए हमें करना। ठीक है, मैं इसका रुख जान लूं, फिर मैं और लोगों से भी चर्चा करूंगा। आशीष भाई आप बताइए जरा, बहुत बातें बोली हैं प्रवक्ता ने भी। देखिए मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ हैं और यूपीडी के नेता भी हैं, और प्रभा जी तो खैर, क्योंकि मैं जब 2 सेंटेंस बोलूंगा तो तीसरे सेंटेंस में भड़क जाने वाली। नहीं ऐसी कोई बात मत करिए। निवेदन करूंगा कि मुझे बस 60 सेकंड और दे देना, मैं अपनी बात लंबी नहीं कहूंगा। देखिए 4 घटनाएं देश की में 2014 के बाद हुई है। एक नोटबंदी, एक जीएसटी को लागू करना, तीसरा जो है वो हमारा जब लॉकडाउन लगा, चौथा जब किसान कानून आए। प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर मैं तो कोई सवाल नहीं कर सकता, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इन 4 विषयों पर जितना झूठ देश से बोला,
मुझे उसलिए प्रधानमंत्री की नीयत पर पूरा 100% संदेह है। ये इसलिए भी है कि वक्फ बोर्ड केवल उन्हीं मुकदमों को लेकर सुनवाई करता है, उन्हीं विवाद की सुनवाई करता है जहां पर दान की संपत्ति के संबंध में कोई पक्ष अपक्ष रखना चाहता है। कई बार दान दी गई संपत्ति को उनके अगली जो पीढ़ी होती है वो वापस मांगने लगती है, जो संभव नहीं है। दूसरी बात, प्रभा जी ने भी और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं हमारे कि जो मुस्लिम धर्म में कोई व्यक्ति यदि कोई संपत्ति को, वक्फ का मतलब है दी गई संपत्ति, कि दान दी गई संपत्ति के आधार पर उस समाज के गरीब लोगों के भले के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। तो जब इनको मालूम है कि वक्फ की संपत्ति में ये व्यवस्था मुस्लिम लोगों ने अपने लिए की हुई है, तो क्या यही व्यवस्था अन्य धर्मों में भी होनी चाहिए? सिख धर्म के लोग हैं, अपने यहाँ लंगर चलाते हैं, सबको रुकने की व्यवस्था करते हैं, और छोटे से छोटा कष्ट दुनिया के किसी कोने में वो सब लोग खड़े मिलते हैं। क्रिश्चियंस हैं, वो अपने हिसाब से खड़े होंगे, यहूदी अपने हिसाब से खड़े होते हैं। तो विधायक जी ने केवल निवेदन किया कि हिंदू धर्म में भी जो इनकी संपत्तियां हैं उनको भी सुरक्षित किया जाए, उसका काम पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाए। पब्लिक वेलफेयर का काम पहले ये चुनी हुई सरकारें करती थी, ये टैक्स लेती थी और चुनाव काम करती थी। जब से ये सरकारें अमीर लोगों के मुनीम अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनकर चलाने लगे हैं, तो पब्लिक वेलफेयर तो गायब हो गया। मैं 11 साल में प्रधानमंत्री ने क्या पब्लिक वेलफेयर किया वो तो पता नहीं है। लेकिन इस वक्त वक्फ बोर्ड की चर्चा में सदन में कितना झूठ बोला गया। परसों मुख्यमंत्री ने कार्यशाला आयोजित की भाजपा कार्यालय में, उसमें कितना झूठ परोसा जा रहा है। लोगों के वेलफेयर का काम करना, चाहे वो गरीब हो, यतीम हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो चुनी हुई सरकार का काम है। रैन बसेरे भी बनाए जाते हैं और सरकारें यात्राओं में भी सुविधाएं देती है। जैसे कोई कांवड़ यात्रा होगी या कोई धार्मिक यात्रा होगी या कोई अन्य आयोजन भी होगा, तो चुनी हुई सरकारें उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, अपनी तरफ से योगदान भी करती है। हेल्थ को लेकर भी कैंप लगाए जाते हैं। मुझे ये जानकारी नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय संविधान के किसी पन्ने पर या सरकार के किसी विभाग द्वारा यह तय किया गया हो कि धार्मिक स्थलों को दान दी गई संपत्ति की आय से आप गरीबों का भला करेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि इनकी नजर यहाँ थी। अब बात आती है कि ये इन्होंने कहा कि यतीमों के लिए यतीम खाने बनाए जाएंगे। एक यतीम खाना मुंबई में है, उसकी जमीन बेच दी गई। 2010 में एक बड़े उद्योगपति ने खरीद के एंटीला खड़ा कर दिया। अब बात आता है, तो आप ही की सरकार में बिका ना, आपने नहीं बिका, तो आप ही की सरकार थी भाई। आपको मैं सर, सरकार अगर हमारी है तो मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। हमारी सरकार के समय में यदि वहां पर मुंबई में एंटीला बना तो हम उसके दोषी हैं, हम उस पाप का स्वीकार करते हैं। अब दूसरी बात, उत्तराखंड में कलियर में एक जमीन है, 57 बीघा जमीन बिल्कुल कलियर में लगी हुई। शादाब शम्स जो बड़े मुंह टेढ़ा कर करके भौहें निचोड़ कर नथुने फुला फुला कर कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, लाखों रुपए लेकर कोर्ट में वकील खड़ा नहीं कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, और वो जमीन सज्जादों के कब्जे में दी जाने की पूरी तैयारी चल रही है। और बिल्कुल उन्होंने वकील आगे अपील करी नहीं है, और उनको वक्त में भी जिताने का काम किया और आगे भी सेटिंग करने की पूरी उन्होंने घोषणा करी है। शादाब शम्स से मैं कहूंगा कि जाकर कलियर की 57 बिल्कुल, मैं आप लोगों को रोकूंगा। आशीष जी मैं रुकूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी आ रही। महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। राज ठाकरे उद्धव के साथ आने का प्रस्ताव दिया। महाराष्ट्र और मराठियों के साथ आने का प्रस्ताव। महाराष्ट्र के लिए उद्धव के साथ में रहना मुश्किल काम नहीं। उनकी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था। महाराष्ट्र के हित के लिए साथ आने के लिए कहा। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से चर्चा का रुक करेंगे। हमारे साथ अरुण शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, और उसके बाद मैं यूकेडी का भी रुकूंगा, पर अरुण शर्मा जी का रुकूंगा। अरुण, वक्फ कानून अभी से नहीं, जब से विधेयक, ये संशोधन विधेयक आया है, लगातार है कि इस पर विपक्ष अपनी अलग राय बता रहा है, जो मुस्लिम नेता है वो अलग बातें बता रहे हैं, और साथ ही जो पक्ष है वो तो जन जागरण अभियान पूरा चला रहा है कि भाई इसके फायदे हम गिना रहे हैं, आप आइए तो समझिए तो हमको। अरुण जी। जी देखिए, बहुत समय से जो एक वर्ग विशेष के अंदर विसंगतियां पड़ रही थी, और दूसरी चीज, उससे बड़ी चीज ये थी कि जो देश में बड़े पैमाने पर भूमि पर एक संस्था के नाम से कब्जे हो रहे थे, उसको देखते हुए मुझे लगता है उससे संबंधित जो शिकायतें लगातार मिल रही थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने इस विधेयक को लाने का फैसला किया। और इसके लिए पार्लियामेंट में मांग पर ही जेपीसी बनाई गई, और उस जेपीसी में लगातार बहस मुआवजे के बाद, हालांकि बाद की मीटिंगों में विपक्ष ने जेपीसी का बहिष्कार किया, लेकिन जेपीसी की जो सिफारिशें पार्लियामेंट के अंदर रखी गई, लोकसभा के अंदर, उसमें लंबी बहस हुई, और उस बहस का जवाब सरकार ने दिया। राज्यसभा के अंदर उसमें भी बहस हुई, और बहस का जवाब सरकार ने दिया, और उसके बाद इस बिल को पास करके दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जहां से इस बिल को मंजूरी मिली। ये तो मुख्य शर्त की बात है कि जो हुआ उसका लबोलुआब था, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं उस मुसलमानों के कल्याण को ध्यान में रखने के लिए वक्फ कानून में संशोधन करने का फैसला हुआ। और मुझे लगता है कि कुछ सरकार छोड़कर अधिकांश सरकारों ने, जो प्रदेश सरकारें हैं, उन्होंने उसके बाद इस कानून का सहारा लेकर अपने यहां भी उन संपत्तियों की जांच शुरू करी। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, या जो कोलिशन गवर्नमेंट में है, बीजेपी के साथ किसी न किसी मिलीजुली सरकार जहां है, उन सब ने उन संपत्तियों की जांच शुरू करने का फैसला किया जो वक्फ के नाम पर वक्फ के पास है जी। और उस बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की आप बाइट सुना रहे थे, तो उसमें भी यह हुआ कि 5000 से ज्यादा संपत्तियां उत्तराखंड में भी है, वक्फ भी। अब उसकी जांच होगी, तो निश्चित तौर पर यह कोई जरूरी नहीं है कि सारी ही गलत हो, लेकिन यह भी तय है कि सब कुछ सही नहीं है, इसीलिए इस बिल की जरूरत आन पड़ी। दूसरी चीज, विपक्ष बिल्कुल आराम से ये बोल सकता है कि क्योंकि ये भाजपा का राज चल रहा है, और भाजपा के राज में निश्चित तौर पर हिंदुओं के पक्ष की जो चीज होंगी वो काम ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुसंख्यक इस देश में हिंदू ही हैं, तो निश्चित तौर पर उसके पक्ष के काम होने लाजमी है। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया, और ये देखिए, एक चीज और मैं कह रहा हूं कि देश की आजादी के बाद जब से हमारा संविधान बना है, ये कोई पहला ऐसी चीज नहीं है जो संशोधित हुई हो। संविधान में लगातार जिन जिन चीजों में कमियां पाई गई, उन चीजों को संशोधित किया गया है। बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और ये भी कोई अंतिम नहीं है कि वक्फ कानून बन जाएगा तो इसमें संशोधन नहीं होगा। आने वाले समय में इसकी मेरिट और डिमेरिट पता लगेगी, उसके हिसाब से इसमें भी संशोधन होंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ये लगेगा कि ये व्यवहारिक नहीं है, इसमें संशोधित कर दिया जाए, जो व्यवहारिक है उसको और मजबूत बना दिया जाए। तो ये सारी चीजें होंगी। और दूसरी चीज, अगर हम अपने राज्य की बात करते हैं, काजी मोइनुद्दीन ने बहुत बढ़िया मामला उठाया, और मैं निश्चित तौर पर उनको बधाई देता हूं कि जो मामला बीजेपी को उठाना चाहिए था, क्योंकि वो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की संपत्तियों का सवाल है, वो भाजपा को उठाना चाहिए था कायदे में। अगर काजी निजामुद्दीन ने उठाया है, जो बहुत प्रखर विधायक है, उनके पिताजी भी बहुत प्रखर विधायक थे उत्तर प्रदेश के जमाने में, उनके तो उन्होंने अगर उठाया तो निश्चित तौर पर सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और बीकेटीसी की जिन संपत्तियों में कब्जे हैं, मुकदमे हैं,
उनको गंभीरता से लेकर उनको खाली कराने का प्रयास करना चाहिए। जी भाई। बिल्कुल, हम जय शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 5,388 प्रॉपर्टियां हैं वक्फ की, लेकिन उनका कोई जब बोर्ड ही का गठन नहीं है, कर्मचारियों पर निर्भर है। और जो काजी नियामत जी ने बात उठाई वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही कि भाई दोनों तरफ चलेगा ना तो फ़ायदा तो उत्तराखंड का ही होना है कुल मिलाकर। देखिए, आज की चर्चा जो है, यदि खुले दिल से इस पर चर्चा हो तो निश्चित रूप से वो संपत्ति जो पड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जो पावरफुल लोग हैं वो उस पर कब्जा कर काम कर रहे हैं। यदि सरकार की मंशा ठीक है तो निश्चित रूप से ऐसी प्रॉपर्टियों पे कॉलेज, हॉस्पिटल और गरीब लोगों के लिए जो है रैन बसेरा बने तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है, हम लोकतंत्रीय ढांचे पे जीते हैं और लोकतंत्र में किसी भी चीज़ को जनता के बीच में लाने के लिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक बात जो समझ से परे है, जो राज्यसभा और लोकसभा से पास है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, उसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो ये हमारी संसदीय प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। या तो सरकार अपने पक्ष को सही तरीके से जनता के बीच में नहीं रख पा रही है, इसलिए विवाद सदन होकर सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, या सरकार जानबूझकर चाहती है कि एक वर्ग विशेष के साथ में टारगेट करके राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जाए। हमारा ये कहना है कि किसानों के भलों के लिए अगर कोई आंदोलन आता है तो किसान आंदोलन कर रहे, यूसीसी से लेकर तमाम आप कानून को देख लीजिए, नोटबंदी का देख लीजिए, किसी भी चीज में देख लीजिए, या तो भारतीय जनता पार्टी जनमत सही तरीके से स्वीकार करे, ये चीज करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि इनकी अच्छी योजना हो, अच्छी मंशा हो, सड़कों पे आंदोलन और विद्रोह है और एक वर्ग विशेष पर टारगेट लग रहा है। देखिए, अब मैं आपको दूसरा पक्ष बताता हूं। बिल्कुल, काजी नजामुद्दीन जो राजनीतिक व्यक्ति है, कितना बेहतरीन तरीके से उसने मंदिर समिति की संपदाओं पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है? क्या निजामुद्दीन की बात पर मोहर लगाते हुए पीकेटीसी की संपत्तियों पर जिन्होंने कब्जा किया डोजर चलाएंगे? या वक्फ की संपत्ति पर लोगों ने अपना घर बना लिया, वो एंटीना जो बंबई के बड़े उद्योगपति का उसमें नाम आ रहा है, या फिर वो जो कर्नाटक में एक मुस्लिम समुदाय का सांसद है उसकी संपत्ति सारी वक्फ की बताई जा रही है, तो क्या उसके घर में डोजर चलेगा? कहने का मतलब है लोकतंत्र में सत्ता का काम संतुलित निर्णय लेने का होता है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोलकर सवाल खड़े कर रही है, तो काजी निजामुद्दीन ने भी कह दिया कि फिर आपकी मंदिर कमेटी की जो संपत्ति है, मंदिर कमेटी की संपत्ति पे कब्जे हटाओ। आ गए समाज में झगड़ा फैलाने की बात। कहने का मतलब है जनता के वोट से जीती हुई सरकार का काम है जनमत बनाना, लोकसभा राज्यसभा में सहमति करवाना और उसके बाद कानून को लागू करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महिला 33% आरक्षण बिल क्यों नहीं आ रहा? आधी आबादी को क्यों नहीं उनका हक मिल रहा? उत्तराखंड से लेकर देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो रहे हैं, 2 बच्चों का कानून क्यों नहीं लेकर आया जा रहा? क्योंकि इन कानूनों के साथ भारतीय जनता पार्टी को राजनीति सूट नहीं कर रही है। यहाँ हक दिलाने की बात नहीं है, यहाँ राजनीति का ध्रुवीकरण करना है। इस दृष्टिकोण से अखबार भी वो चीज छाप रहे हैं जो भाजपा को लाभ दिखे। अखबार भी संतुलित बात न लिखकर जो बातें लिख रहे हैं वो मुझे साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। जिस देश में बेरोजगार सड़कों पर हो, जिस देश की संपदाओं पर चाइना कब्जा कर बैठा हो, जिस देश के अंदर आर्थिक संकट खड़ा हो गया हो, जिस देश के व्यापारी जो ट्रम्प की जो 26% का वो ठोक दिया टैरिफ, उससे यहाँ के व्यापारी भुखमरी की कगार पर आने वाले हैं, जिस देश का शेयर बाजार डूब रहा हो, इससे ध्यान भटकाकर कितनी बढ़िया राजनीति है
5 किलो राशन दो और हिंदू मुस्लिम का जहर घोलो। अगर ये 10 साल सत्ता के बाद भी और 14वें 15वें साल में फिर उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, बिल्कुल आ रहा हूं ये प्रभा जी लोकतंत्र आपके पास। के लिए ठीक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है, 60 साल कांग्रेस ने सत्ता का गलत उपयोग किया, जिस कारण क्षेत्रीय दल उन पे, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ध्रुवीकरण कर देश के अंदर 2 विचारधाराएं खड़े कर राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। इसके गंभीर परिणाम उत्तराखंड से लेकर देश की जनता भुगतेगी। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सौहार्द बने और कानून ऐसा बने जो हर वर्ग के लिए लाभप्रद हो, हर वर्ग को लगे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारी संपदाओं को बचाने के लिए सत्ताएं अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा ना हो कि अंबानी को छूट मिले। आप बताइए क्यों नहीं एंटीना पर बुलडोजर चला दिया? चलिए बिल्कुल जवाब लेते हैं, शांति प्रसाद जी जवाब भी ले लेते हैं। बिल्कुल बोल रही है, यही कारण है। अब जवाब भी ले लेते हैं। चलिए आप सबको रोकेंगे, इसी बीच हम सीधे आपको यूपी के गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कटती नहीं, आज यहाँ पे निरंतर मिल रही है। तब बिजली आती नहीं थी, तबती नहीं थी, आज बिजली कटती नहीं है। तब स्वास्थ्य अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, मच्छर थे, और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का साथ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसहर आत्महत्या का शिकार था और बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर था। नौजवान पलायन के लिए मजबूर था, तो बेटी और घर के बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी। व्यापारी व्यापार करने में असुरक्षा महसूस करता। लेकिन आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त एक नया प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम करता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम। हम यहां पर हैं 2017 के पहले लैंड को लेकर के किसानों में और जीडीए के बीच में संघर्ष, हमने बैठ करके उसकी समस्या का समाधान करवाया। सबसे समस्या का समाधान, यहां की समस्या का समाधान हुआ। यहां गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चलना प्रारंभ हो गया, सैनिक स्कूल यहां पे प्रारंभ हो गया है, पिपराइच की चीनी मिल फिर हो गई है, पिपराइच क्षेत्र में ही आयुष विश्वविद्यालय बन गया है। और सड़कों के लिए तो कहना ही क्या है, एक जाल बिछ चुका है। हाईवे जहां देखो गोरखपुर से लखनऊ 4 लेन एक्टिविटी, अब तो लिंक एक्सप्रेस वे से भी 4 लेन के साथ लखनऊ जोड़ा जा, वाराणसी 4 लेन के साथ, नेपाल 4, कुशीनगर 4 लेन के साथ, देवरिया 4 लेन, चारों ओर से 4 लेन की सुरक्षा उसके सड़कों के साथ जुड़ चुका है और वायु सेवा के साथ भी जुड़ चुका है। आप देखते होंगे वेकेशन बहुत समय देते हैं यहाँ पे, और के बाद जब उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो तत्काल मुंबई से फिर यहाँ पे सामने पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, मैं भी सोच रहा था कि आज सचमुच वो सुनाएंगे फ्री, लेकिन फिर उन्होंने वही किया। अक्सर वो कहते हैं कि फ्री में पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन किसी को गोरखपुर कितने पिक्चर देखी है, और वैसे पैसा लेकर कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन की पिक्चर पैसा देके कितने लोगों ने देखी है? पैसा लेके तो बहुत लोगों ने देखी है। अब उनको मैं कहूंगा एक बार फ्री दिखाई। कलाकार है और कलाकार के रूप में कला का सम्मान होना चाहिए, और कला को भी अपनी विरासत संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए के माध्यम से, मंचन के माध्यम से उसको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप याद करिए, कला का ही कमाल था।
जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में, रामायण सीरियल सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। ये कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्शों पर आधारित रामायण उसे जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया के लोकप्रिय धारावाहिक बन गया, सबसे लोकप्रिय। यानी जब घर में विजन नहीं थे, इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन भारत में, देश में और दुनिया में 66 ने उस समय रामायण सीरियल देखा था, 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, ये मिसाल मिलना बहुत कठिन है। और रामायण के प्रति घर घर तक उसके प्रचार की भूमिका का निर्वहन किया। और सचमुच यह एक अवसर होता है देने का, और गोरखपुर वालों के लिए कला के उस मंच को देने के लिए रवि किशन यहाँ पे इस रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, के जो कार्य यहाँ पर दिए गए हैं, इस सड़क के भी हैं। तो फिर से चर्चा का रुख करेंगे, प्रभा जी का पास चलते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रभा जी, कांग्रेस, यूकेडी, वरिष्ठ प्रकाश, सबकी बातें आपने सुनी, अब एक एक करके सबका जल्दी से जवाब दीजिए। मेरे कांग्रेस से जो भाई बैठे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दूं। मुझे ये कह रहे थे कि जब अलग अलग धर्म है, जो मेरे को थोड़ी बहुत बातें याद है कि सिख धर्म है, वो लोग खड़े हो जाते हैं जब कोई बात होती है। देखिए, जहां मानवता की बात आती है, मैं तो समझती हूँ वहां पे कोई धर्म आना ही नहीं चाहिए। कहीं पर भी मानवता के लिए हमें हर जगह खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई धर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप देखिए, अगर सांप्रदायिकता वाली हम बात भी करें तो राहुल गांधी जी केरल में क्यों लड़ने के लिए चले जाते हैं? आप ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा है क्या? केरल में जो हिंदू है वो कम है, तो जो अल्पसंख्यक समाज है वो तो हिंदू वहां रह गए। कई जगह ऐसा हिंदू कम्युनिटी कम है, मुस्लिम ज्यादा है, तो क्या फिर तो वहां पे जो रूल एंड रेगुलेशन है वो अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए बनने चाहिए? तो ऐसा नहीं है, तो हिंदुओं को कब तक, मतलब हमारा कहने का मतलब रायबरेली से सांसद है, तो हमें नहीं करना चाहिए। वो तो दोनों जगह से लड़ते हैं, फिर अपनी बहन को वहां पर भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको जहां सुविधा मिलती है कि वहां मेरा वोट बैंक पक्का है, तो वो कैसा वोट बैंक है जो उन्होंने वहां पक्का करा हुआ है? पहली बात तो ये वाली बात है। दूसरा, मैं ये कहूंगी, आज अगर पलायन की बात करें तो आप बताइए, जिस समाज को हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, अभी पश्चिम बंगाल में दंगे हुए तो कौन लोग वहां से भागे हैं? विशाल जी, मुझे बताइए, जिस देश में हम कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक है, जो पिछले सालों से कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में रही है, वहां से तो बेचारे हमारे हिंदू पलायन कर गए, डर के उनके घरों में जाके उनको मारा गया। तो ये बताइए, डर किसके अंदर आ रहा है? यहाँ तो कहने का मतलब है, जिस चीज को माइनॉरिटी कहते हैं, जहां पर वो बहुसंख्यक हो जाते हैं, वो तो हमारे हिंदू भाइयों को वहां रहने भी नहीं दे रहे हैं। तो बताइए, अगर आने वाले समय में इस प्रकार की परिस्थितियां देश में पैदा हो जाएंगी तो लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? वहां की जो मुख्यमंत्री है उनका आप देखिए, उन्होंने अपने राज्यपाल को कहा कि आप, वैसे वो बयान दे रही है, सब ठीक है, लेकिन राज्यपाल ने जब कहा मैं वहां जा रहा हूं, जब वहां के लोग पीड़ित परिवार उनसे मिलने आए, तो मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, आप वहां मत जाइए, वहां पे परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बताइए, फिर कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज पर ये पीड़ित है, तो कौन? हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको जो असली हक है वो मिलना चाहिए था। लेकिन जो ये वक्फ बोर्ड के ठेकेदार है, इस वक्फ बोर्ड के ठेकेदार जो कांग्रेस की सत्ता इनके साथ लिप्त हो गई, इन्होंने मिली भगत से ये भू माफिया वहां पर बैठ गए, कब्जे कर लिए। और वो वक्फ बोर्ड किसको पता था विशाल जी आसंग? वो तो अब समय के साथ, मैं तो कहूंगी सोशल मीडिया से सबको पता चला। अपना वकील, अपना जज, अपने ही वहां पे लोग बैठे हुए हैं, और आप उनको चुनौती नहीं दे सकते हाई कोर्ट में। तो अब आप बताइए, अगर इसी प्रकार ये धंधा चलता रहता, हर साल वक्त की संपत्ति बढ़ती जा रही है, और जो मुस्लिम भाई जिनके हक के लिए ये सब लिया जा रहा था, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जन जागरण मिशन सुधार जो ये कार्यक्रम चला रही है, मैं तो इसका स्वागत करती हूँ। क्यों? इसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों के पास जा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप इस तरीके से अपनी चीजों कह तो रही है, कम से कम मुस्लिम भाई, मुस्लिम हमारे भाई हैं, ये बहुत अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी केवल सुनते कम है, साथ खड़ी है, हमारा कोई सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का नहीं रहता है। लेकिन अब ये सोच की है कि राजनीतिक दल जो टोपियां पहन के हमारे भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, ये इनको सोचना चाहिए। पहली चीज जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर है। प्रभा जी, मेरा मानना है, चूड़ी टोपी किसी के पहनने से किसी को दबाव में और उनको धोखा देने वाला काम नहीं है। आदमी जब खुद ही जाना चाहता है तभी जा सकता है।
कोई ऐसी बात नहीं है। अब कुंदुरकी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 1 लाख मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, तो किसी का मन है। अब नहीं मन होगा कांग्रेस साथ जाने का तो नहीं जाएगा फिर वो। आशीष ने की चाहे आशीष सैनी चाहे जितना काम कर ले। आशीष जी, देखिए अभी प्रभा जी ने एक बात कही कि टोपी लगा कर जा रहे हैं, और मुर्शिदाबाद हिंदुस्तान में ही है और वहां पर भी इंटरनेट की सुविधा उतनी ही अच्छी है और अभी बैन भी नहीं हुआ है। मुर्शिदाबाद में दूसरे राज्यों से खासकर जो 40 लाख इन्होंने मतदाता बना रखे हैं, जो अलग अलग राज्यों में जाके वोट बनवाकर वहां पर मतदान करने का काम करते हैं बीजेपी में, अब वो महाराष्ट्र से निकले, फिर वो हरियाणा दिल्ली होते हुए अब वो पश्चिम बंगाल और बिहार पहुंचने वाले हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कौन है। जल्दी से प्रभा जी बात खत्म होने दो। प्रभा जी उनकी बात खत्म होने दो, समय की कमी है। प्रभा जी उनकी बात खत्म होने दे, फिर मैं ले लूंगा आपसे फाइनल कमेंट। जो 150 लोग पकड़े गए हैं वो बांग्ला भाषा नहीं जानते। तो जब हम एनआरसी लेके आते हैं तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? जब हम सीए लेकर आते हैं तो वो बोलते हैं हम कागज नहीं राज्यों में ले जा रहे हैं, कि हमारे पास तो कागज नहीं है। खाली बैठ के क्या काम करेंगे? विरोधाभास है। आप इन चीजों में देखिए ना आशीष सैनी जी। नहीं प्रभा जी, अगर आप सुन लेंगी तो आपके काम ही आएगा। आप सुन लिया कीजिए, आप ऐसे मत किया कीजिए ना कि आप दूसरे को बोलने नहीं देंगी। उससे आपके बारे में पता चलता है, आपकी पार्टी के बारे में पता लगता है कि आप जवाब सुनने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए आपको कोर्ट में दिक्कत आ रही है। मैं कैसे मान लूं कि अरे रुक जाइए भाई। प्रभा जी पूरा समय मैंने आपको दिया भाई, अब जरा उनकी बात भी पूरी होने दीजिए ना। ठीक है प्रभा जी, ठीक है, समय की कमी है। नहीं, जल्दी से अपनी बात को रखें आशीष जी। देखिए मैं एक कहना चाह रहा हूं, पर इन्होंने मुर्शिदाबाद का मामला उठाया। अभी तक ये जो 150 लोग वहां पुलिस ने पकड़े हैं वो सब लोग दूसरे राज्यों से आए हुए, इनके वो 40 लाख मतदाता जो मूव करते रहते हैं वो है। दूसरी बात, मानसिकता बीजेपी की खराब है। जहां पर भी आपने एक घटनाएं सुनी होंगी कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए हिंदुओं के जुलूस पर, वहां जब आप ध्यान देंगे तो वो जो डीजे में जो गाना बज रहा है वो इतना नफरती है, इतना अश्लील है, इतना झूठा है, और वो कहीं मुल्लाओं चैलेंज करेंगे, कहीं टोपी वालों को चैलेंज करेंगे, और बाद में जब इनके आदमी पिटकर बाहर आते हैं तो बीजेपी के नेता उनके मरहम लगाने भी नहीं जाते। और जब वो पिटते हैं तो उसे शब्द देते हैं हिंदुओं का पलायन। मुझे एक नाम बताइए मुर्शिदाबाद से जिसका ID कार्ड बना हुआ हो, जिसका आधार कार्ड बना हुआ हो और उसको वहां पलायन करना पड़ा हो। एक सिंगल व्यक्ति नहीं है। दूसरे राज्यों से मेरे पास 50 फोटोग्राफ मौजूद होगी। विशाल जी 50 लोगों के नाम मेरे पास रिकॉर्ड में हैं जो दूसरे राज्यों के ठलवे हैं और वहां दंगा करने के लिए ही पहुंच चुके हैं बंगाल में। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फाइनल कमेंट लूंगा मैं। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय कमी है, फाइनल कमेंट लूंगा वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी से। अरुण शर्मा जी बस मैं फाइनल कमेंट चाह रहा था आपसे। आपने दोनों दलों को सुना, आरोप प्रत्यारोप जरूर है, लेकिन राज्य को क्या फायदा मिलेगा, राज्य की जनता को इससे क्या मिलेगा, इस पर चर्चा नहीं करना कोई। निश्चित तौर पर देखिए, अगर ये वक्फ की संपत्तियों की जांच होती है और उनमें से बहुत सारी जो उम्मीद है, जैसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अवैध कब्जे वाली संपत्ति होगी, तो निश्चित तौर पर वो राज्य सरकार के काम आएगी। वहाँ स्कूल खुल सकेंगे, वहाँ अनाथालय खुल सकेंगे, वहाँ वृद्धाश्रम खुल सकेंगे, या रैन बसेरे खुल सकेंगे, हॉस्पिटल खुल सकेंगे। ये सारे लाभ राज्य को ही मिलने हैं। तो राज्य के पास चूंकि अपना जो लैंड बैंक है वो बहुत वीक है, तो इसलिए ये फायदा इस राज्य की जनता को मिलेगा कि वहाँ सार्वजनिक के काम होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, चर्चा को खास होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे आज वक्फ बोर्ड के बिल के बाद कांग्रेस के एक विधायक है मंगलौर से, उन्होंने कहा कि भाई जो मंदिर की समितियों की ज़मीनें उनको कब्जा है उस पर भी ज़रा बात करिए। देखना होगा कि कितनी ज़मीनें चिन्हित होती हैं और कितनों पर कार्रवाई होती है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का